दोस्तों, हमने हमेशा हक के लिए आवाज़ उठाई है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इस आवाज़ पे मसाइल हल हो रहे हैं। विरासत में बहनों को, बेटियों को महरूम करना हमारी सोसाइटी का वतीरा बन चुका है और बाज़ हालात में छोटे भाइयों को भी महरूम कर दिया जाता है। बाप जो है वो क्योंकि प्रेशर में आ जाता है औलाद के, बेटों के ख़ास तौर पर, जिसकी वजह से औलाद फिर जो है वो ख़ास तौर पर बेटियों से इंसाफ नहीं कर पाता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर शहर में हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और ज़रई व सकनी ज़मीन, कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से इनहेरिटेंस के मैटर्स को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। आज हम कानून वरासत जो है वो कम्प्लीटली उसकी बात करेंगे। ये हमारा जो लेक्चर है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है कानून वरासत के हवाले से, और मैं ये समझता हूँ कि ये लेक्चर जो लोग ये देखना चाहते हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलना है प्रॉपर्टी में से, अगर वो ये गुफ्तगू अपने पास नोट कर लें, रख लें, इसको सुन लें, तो इंशाल्लाह ताला जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो डिवीजन के हवाले से, तकसीम के हवाले से, मेरे जो यंग लायर्स बेटे बेटियां हैं, आम जो जनरल लिसनर हैं, उनके लिए ये बड़ा अहम लेक्चर है। थोड़ा सा ये तवील लेक्चर होगा, इसलिए आप इसको ज़रा पुरसकून होकर सुने, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस के मामलात हैं। तो अगर तो आपने कुछ खाना पीना है तो बेशक आप खा पी लें, ताकि उस दौरान हमारा लेक्चर भी जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो मैं अपने जो इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं उनको भी कहूँगा कि आप भी उतनी देर तक अपने नाश्ते से फ़ारग हो लें, क्योंकि आज संडे है और मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर जो है, जो तकरीबन 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, इसको मैं इन्हमाक के साथ बना लूँ। तो जनाब, मुकम्मल कानून वरासत जायदाद हकदारों में मुतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने और वसीयत को पूरा करने के बाद तकसीम होगी। जायदाद हकदारों में मुतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने और वसीयत को पूरा करने के बाद तकसीम होगी। मसलन जो फौत होने वाला शख्स है, उसने अगर 1 करोड़ रुपया विरासत में छोड़ा है, मिसाल के तौर पर, या प्रॉपर्टी छोड़ी है 1 करोड़ रुपए की, उसके ज़िम्मे 20 लाख रुपया कर्ज था और उसके अलावा उसने कोई वसीयत भी की हुई थी। वसीयत 1/3 से ज़्यादा की नहीं हो सकती, अगर ज़्यादा की भी करेगा तो 1/3 की ही देनी होगी। तो जनाब कर्ज 20 लाख दिया जाएगा, बाकी जो 80 लाख रुपए बचेंगे उसका 1/3 जो है वो होगा, वसीयत पूरी कर दी जाएगी। तो 1/3 जो है 80 लाख रुपए का 1/3 लगा लें, तो ये देख लें कि 80 लाख ज़रब 1/3, अगर 1/3 उसने वसीयत की थी तो देख लें जनाब, ये बन जाता है तकरीबन 24 लाख। तो 80 लाख रुपए में से 24 लाख रुपया हमारा इस तरह निकल गया। तो बाकी जो पैसे बचे हैं 24 लाख ख़त्म होने के बाद, तो 56 लाख 56 लाख बच गया।
तो ये 56 लाख फिर अब तकसीम हो जाएगा वारसान में। ये एक एग्जाम्पल दी है मैंने आपको। अगर साहिब जायदाद जो है सबसे पहले क्या करे, उसके खिलाफ उसके ऊपर कोई कर्जा है तो वो उतारा जाए, और अगर उसने कोई वादे वईद किए हुए हैं तो वो पूरे करे कि मैंने यतीमों को, मसाकीन को या गरीब रिश्तेदारों को देना है। अगर साहिब जायदाद फोत हो गया है तो उसने कोई वसीयत नहीं की और ना ही जायदाद तकसीम की, तो मुतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने के बाद जायदाद सिर्फ हकदारों में ही तकसीम होगी। यानी कि जो साहिब जायदाद था, अगर तो अपनी ज़िंदगी में ही वो तकसीम कर जाता है तो वो तो ठीक है, उसने सबको देना है हिस्सा उसका जो बनता है। और अगर वो फौत हो गया है, उसने कोई वसीयत नहीं की, तो फिर ये होगा कि उसके ज़िम्मे जो कर्ज़ होगा वो अदा करने के बाद, और उसके जो कफन दफन पर ख़र्चा आएगा वो अदा करने के बाद बाकी रकम जो है वो उसके वारसान में तकसीम होगी, जो उसके जायज़ हकदार होंगे। साहिब जायदाद मर्द हो या औरत, इनकी जायदाद की तकसीम में जायदाद के हकदार औलाद, वालिदैन, बीवी और शोहर होते हैं। जो शख्स फौत हुआ है उसकी जायदाद में कौन कौन हकदार है जनाब? तो उस अगर मर्द हो या औरत कोई भी हो तो उनकी जायदाद की तकसीम में जायदाद के हकदार औलाद, वालिदैन, बीवी अगर मर्द है तो, अगर वो औरत है तो फिर उसका शौहर जो है वो उसके हकदार होंगे। और अगर मतवफ़ी साहब जो हैं, जो फौत हो गए हैं, उनके वालिदैन नहीं हैं तो जायदाद जो है अहले खाना में ही तकसीम हो गई, यानी उसके अपनी ही औलाद और अपनी बीवी में तकसीम हो गई। अगर साहिब जायदाद कलाला हों, यानी कि साहिब जो है वो इशूलेस हैं, वो चाइल्डलेस हैं, उनकी औलाद कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर साहिब औलाद कलाला हो और उसके सगे बहन भाई भी ना हो तो कुछ हिस्सा सुतीले बहन भाई को दिया जाएगा, और बाकी नज़दीकी रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद हों, नाना नानी, दादा दादी, खाला मामू, पुप्पी, चचा, ताया या उनकी औलाद को मिलेगा। साहिब जायदाद की औलाद ना हो, सगे बहन भाई भी ना हो, तो फिर क्या होगा? जो उसके स्टेप सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं उनको हिस्सा दिया जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो नज़दीकी रिश्तेदारों में, ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया जाएगी। शौहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का हिस्सा कितना होगा जी? शौहर की जायदाद में बीवी का हिस्सा जो है वो 1/8 या चौथाई 1/4 है। 1/8 तब होगा, कब होगा जी? अगर जो है शौहर की औलाद है तो जायदाद का 8वां हिस्सा बीवी का होगा। अगर औलाद नहीं है तो फिर 1/4 हिस्सा होगा। शौहर की अगर एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो इसमें वही हिस्सा तकसीम हो जाएगा, यानी अगर 1/8 मिल रहा है, औलाद है तो किसी एक बीवी में से है, बाकियों में से नहीं है, तो जो बीवियां ज़िंदा होंगी उनको 1/8, मसलन 2 बीवियां ज़िंदा हैं, एक फौत हो गई है, जो 2 बीवियां ज़िंदा हैं उनको 1/8 हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। अगर औलाद है, किसी एक में से भी है। अगर औलाद नहीं है, 3 बीवियां थी, 2 फौत हो गई हैं, 1 रह गई है, उसको फिर 1/4
4 हिस्सा मिलेगा। अगर शोहर की औलाद है तो जायदाद का 8वां हिस्सा बीवी का हिस्सा होता है। 6ठा हिस्सा शोहर के वालिदैन का है और बाकी सब जो है वो बच्चों का है। अगर शोहर की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों, 2 या ज़ायद, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा और बीवी का 8वां हिस्सा होगा और जायदाद का 6ठा हिस्सा शोहर के वालिदैन के लिए है। अगर शोहर के औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का है। बीवी के लिए जायदाद का 1/8 हिस्सा है और शोहर के वालिदैन का जायदाद में से 1/6 हिस्सा है। अगर शोहर की औलाद नहीं तो बीवी का हिस्सा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि ये 1/4 होगा। बाकी जायदाद शोहर के वालिदैन की होगी। अगर कोई बीवी शोहर की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाती है, अगर कोई बीवी शोहर की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाती है तो इसका हिस्सा नहीं निकलेगा। मुझसे ये क्वेश्चन अभी कल ही पूछा गया था कि अगर कोई बीवी पहले फौत हो जाए तो फिर उसका हिस्सा नहीं होगा। अगर बेवा ने शोहर की जायदाद की तकसीम से पहले दूसरी शादी कर ली तो इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी कि अभी शोहर की जायदाद तकसीम नहीं हुई थी तो उसने सेकंड मैरिज कर लिया तो फिर उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर उसने सेकंड मैरिज शोहर की वफ़ात के बाद हिस्सा लेने के बाद दूसरी शादी कर ली है तो फिर उससे वो हिस्सा वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि तकसीम के वक़्त वो उसी के हक़ में बैठी हुई थी पहले शोहर के। बीवी की जायदाद में शोहर का हिस्सा कितना होगा जी? बीवी की जायदाद में शोहर का हिस्सा निसफ या 1/4 है। अगर बीवी की औलाद नहीं तो शोहर के लिए जायदाद का निसफ हिस्सा है और निसफ हिस्सा बीवी के माँ बाप का है। और अगर बीवी की औलाद है तो शोहर के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा और 6ठा हिस्सा बीवी के माँ बाप का होगा और बाकी जो है वो बच्चों के पास चला जाएगा। अगर बीवी की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों या 2 या 2 से ज़ायद हों तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों के लिए होगा, शोहर के लिए 1/4 हिस्सा और बाकी जायदाद बीवी के वालिदैन के लिए है। अगर बीवी की औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का, शौहर के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा और बीवी के वालिदैन का 1/6 हिस्सा है। अगर शौहर बीवी के वालिदैन की तरफ से जायदाद मिलने से पहले फौत हो जाए तो इसमें शौहर का हिस्सा नहीं निकलेगा। खामन फौत हो गया, उसकी बीवी को विरासती प्रॉपर्टी बाद में मिली है अपने वालिदैन की तरफ से जो मिलनी है, तो फिर इसमें शौहर का हिस्सा नहीं निकलेगा। अगर बीवी अपने वालिदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो गई और इसके बच्चे हैं तो बीवी का अपने वालिदैन की तरफ से हिस्सा निकलेगा और इसमें शौहर का हिस्सा 1/4 होगा और बाकी बच्चों को मिलेगा। यानी कि बीवी अपने वालिदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो गई है तो उसके बच्चे तकसीम का दावा कर सकते हैं, तकसीम करवा कर प्रॉपर्टी अपने नाना नानी से ले सकते हैं, अपने मामुओं से अपना हिस्सा ले सकते हैं और इसमें शौहर का हिस्सा उसका 1/4 होगा और बाकी बच्चों को मिलेगा। अगर बीवी अपने वालिदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो गई और उसकी औलाद भी नहीं है तो फिर उसके शौहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये देख लें ये मैटर कि शौहर की बीवी जो है अभी उसे प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हुई थी और वो फौत हो गई और उसकी औलाद भी कोई नहीं है तो फिर उसके शौहर को हिस्सा नहीं मिलेगा।
बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा क्या है जी? बाप की जायदाद में एक लड़की के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। सूरह निसा में, कुरान पाक में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। बाप की जायदाद में पहले बाप के वालिदैन यानी दादा दादी का छठा हिस्सा, बाप की जायदाद में पहले बाप के वालिदैन यानी दादा दादी का छठा हिस्सा और बाप की बेवा यानी माँ का 8वां हिस्सा निकालने के बाद जायदाद औलाद में तकसीम होगी। क्या है जनाब? बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा किस तरह कैलकुलेट हम करेंगे कि बाप की जायदाद में एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। बाप की जायदाद में सबसे पहले बाप के जो वालिदैन हैं यानी दादा दादी जो हैं उनको 1/6 हिस्सा दिया जाएगा और जो बेवा है यानी माँ है उसको 1/8 हिस्सा दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी उसमें सूरत हाल क्या होगी? अगर औलाद में फ़कत लड़कियाँ हैं तो 2 या ज़ायद, अगर वरास 2 लड़कियाँ हैं औलाद या 2 से ज़ायद हैं तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा और 8वां हिस्सा बेवा माँ का होगा और छठा हिस्सा बाप के वालिदैन को मिलेगा। अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए जायदाद का निसफ हिस्सा, 8वां हिस्सा बेवा माँ का और छठा हिस्सा बाप के वालिदैन का। अगर बाप के वालिदैन यानी दादा या दादी जायदाद की तकसीम के वक़्त ज़िंदा नहीं हैं तो इनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई भाई बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो गया तो इसकी बेवा और बच्चे हैं तो भाई का हिस्सा मुकम्मल तरीके से निकाला जाएगा। यानी कि कोई फौत हो जाता है शख्स तो उसको यानी पोता पोती को और उसकी बेवा को हिस्सा उसमें से मिलेगा। अगर कोई बहन बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाए और इसका शौहर और बच्चे हों तो शौहर और बच्चों को हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके शौहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। माँ की जायदाद में औलाद का हिस्सा क्या है जी? माँ की जायदाद में औलाद का हिस्सा, माँ की जायदाद में एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा, जायदाद माँ के वालिदैन यानी नाना नानी और बाप का हिस्सा निकालने के बाद औलाद में तकसीम होगी। अगर औलाद में फ़कत लड़कियाँ ही हों, 2 हों या 2 से ज़ायद हों तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है, बाप के लिए चौथाई हिस्सा और बाकी जायदाद माँ के वालिदैन के लिए है। और अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का है, बाप के लिए जायदाद का चौथाई हिस्सा है और माँ के वालिदैन का छठा हिस्सा है। अगर माँ के वालिदैन तकसीम के वक्त ज़िंदा नहीं हैं तो इनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। और अगर बाप भी ज़िंदा नहीं है तो बाप का हिस्सा भी नहीं निकाला जाएगा। माँ की पूरी जायदाद इसके बच्चों में तकसीम हो जाएगी। अगर माँ के पहले शौहर से कोई औलाद है तो वो बच्चे भी माँ की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार होंगे। यानी कि जो माँ है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी औलाद के लिए, खा उसके पहले शौहर से है या दूसरे शौहर से, उसने अगर एक से ज़्यादा शादियाँ की हों। तो जनाब बात क्लियर हुई है कि अगर वालिदैन में माँ के पहले शौहर से कोई औलाद है तो उसको भी प्रॉपर्टी में से बराबर का हिस्सा मिलेगा। बेटे की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा, अब हमारा टॉपिक इसमें है बेटे की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अगर बेटे की औलाद हो तो वालिदैन के लिए जायदाद का छठा हिस्सा है। अगर वालिदैन में सिर्फ माँ हो तो छठा हिस्सा माँ को मिलेगा, अगर सिर्फ बाप हो तो छठा हिस्सा बाप को मिलेगा, अगर दोनों हों तो छठा हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम होगा।
अगर बेटे की औलाद नहीं लेकिन बेवा है और बेवा ने शोहर की जायदाद के तकसीम होने तक शादी नहीं की तो इसको जायदाद का चौथाई हिस्सा मिलेगा और बाकी जायदाद बेटे के वालिदैन की होगी। क्या है जनाब क्वेश्चन है? बेटे की औलाद नहीं है, बेवा है और बेवा ने शोहर की जायदाद के तकसीम होने तक शादी नहीं की तो उसको प्रॉपर्टी का 1/4 मिल जाएगा और बाकी जायदाद बेटे के वालिदैन की होगी। अगर बेटे की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों, 2 या ज़ायद, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है। बेटे की बेवा के लिए 8वां हिस्सा और बेटे के वालिदैन का 6ठा हिस्सा है। अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का है, बेटे की बेवा के लिए 8वां हिस्सा है और बेटे के वालिदैन का 6ठा हिस्सा है। अगर बेटा रंडवा है और इसकी कोई औलाद भी नहीं है तो इसकी जायदाद के वारिस इसके वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 हिस्सा और 2/3 हिस्सा बाप का है। अगर बेटे के बहन भाई भी हों तो इसकी माँ के लिए 6ठा हिस्सा है और बाकी बाप का है। बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अब प्रोपोजिशन क्या है जी हमारे पास? बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अगर बेटी की औलाद है तो वालिदैन के लिए जायदाद का 6ठा हिस्सा है। अगर वालिदैन में सिर्फ माँ हो तो 6ठा हिस्सा माँ को मिलेगा, अगर सिर्फ बाप हो तो 6ठा हिस्सा बाप को मिलेगा, अगर दोनों हो तो 6ठा हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम होगा। अगर बेटी की औलाद नहीं है लेकिन शोहर है तो शोहर को जायदाद का निसफ हिस्सा मिलेगा और निसफ जायदाद बेटी के वालिदैन की होगी। अगर बेटी की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों, 2 या ज़ायद, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है, बेटी के शोहर के लिए 1/4 हिस्सा है और बाकी वालिदैन का है। और अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो, अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निसफ हिस्सा लड़की का है, बेटी के शोहर के लिए 1/4 हिस्सा और वालिदैन का 6ठा हिस्सा है। अगर बेटी बेवा हो और उसकी औलाद भी नहीं है तो जायदाद के वारिस इसके वालिदैन होंगे। यानी बेटी बेवा हो गई है और उसकी औलाद भी कोई नहीं है तो उसकी जो जायदाद होगी उसके वारिस वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 हिस्सा होगा और अगर बेटी के बहन भाई हैं तो माँ के लिए जायदाद का हिस्सा 1/6 होगा और बाकी बाप को मिलेगा। दोस्तों, कलाला से मुराद ऐसे मर्द और औरत जिनकी जायदाद का कोई वारिस ना हो, यानी जिनकी ना तो औलाद हो और ना ही वालिदैन हो और ना ही शोहर हो या बीवी हो। ऐसे में क्या सूरत हाल है जी? अगर साहिब मिरास यानी जो फौतशुदा शख्स है, मर्द या औरत कलाला हो, इसके सगे बहन भाई भी ना हो और अगर इसका सिर्फ एक सौतेला भाई हो तो इसके लिए जायदाद का 6ठा हिस्सा है, या अगर सिर्फ एक सौतेली बहन हो तो इसके लिए जायदाद का 6ठा हिस्सा है। अगर बहन भाई तादाद में ज़्यादा हों तो वो सब जायदाद के 1/3 हिस्से में शरीक होंगे और बाकी जायदाद करीबी रिश्तेदारों में, अगर दादा दादी या नाना नानी ज़िंदा हो या चचा ताया पुप्पी खाला मामू में या इनकी औलादों में जो ज़रूरतमंद हो, इनमें ऐसे तकसीम की जाए जो किसी के लिए ज़रर रसा ना हो। अगर कलाला के सके बहन भाई हों तो क्या होगा जी? अगर कलाला मर्द या औरत हलाक हो जाए और इसकी एक बहन हो तो इसकी बहन के लिए जायदाद का निसफ हिस्सा और बाकी करीबी रिश्तेदारों में ज़रूरतमंदों के लिए। अगर इसकी 2 बहनें हों तो इसके लिए जायदाद का 2/3 हिस्सा है और बाकी करीबी रिश्तेदारों में ज़रूरतमंदों के लिए है। अगर इसका एक भाई हो तो सारी जायदाद का भाई ही वारिस होगा। अगर भाई बहन मर्द और औरतें हों
तो सारी जायदाद इन्हीं में तकसीम होगी। मर्द के लिए दुगना हिस्सा होगा, जो औरत के लिए होगा उसका डबल मर्द को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा तफसीली गुफ्तगू थी। अगर हम इस वीडियो को गौर से सुन लेंगे तो कानून वरासत कंप्लीटली इसमें बयान कर दिया गया है और यकीनी तौर पर ये एक ऐसी काविश है कि इसमें कानून के तालिब इल्मों के लिए और यंग लायर्स के लिए, जजेस के लिए, हर शख्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वजह यह है कि हर शख्स को विरासती मामलात से पाला पड़ता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप यकीनी तौर पर इस गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करेंगे। विरासत के मामलात जो हैं वो बहुत अहम हैं और उनको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी सूझबूझ रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मेरे मौला, मेरे अल्लाह पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के सदक़े हमें दूसरों में आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। मेरे अल्लाह पाक हमें दूसरों का हक मारने वाला ना बना। हमें अल्लाह पाक उस रास्ते पर चला जो तुम्हें पसंद है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।